हाय फ्रेंड्स। हम आपके लिए फिर से इस बार लेके आए हैं NISM सीरीज 6, दैट इज डिपॉजिटरी ऑपरेशंस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो इस सीरीज में हम कवर करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट समरी और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे आपके लिए। और इस बार हम कोशिश करेंगे कि हम बिल्कुल अपनी वीडियोस के साथ रेगुलर रहें और आपके पास हम धीरे धीरे करके जितनी भी NISM के सारे एग्जाम्स हैं हम उनके सारे मॉक टेस्ट और चैप्टर कवर करेंगे। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं इस बार डिपॉजिटरी ऑपरेशंस FAQs चैप्टर 1 से, दैट इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। तो ये फर्स्ट चैप्टर है डिपॉजिटरी ऑपरेशंस मॉड्यूल का। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट 1 से। व्हाट इज डिपॉजिटरी? एक डिपॉजिटरी क्या है? तो देखिए, डिपॉजिटरी इज एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच होल्ड सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड यूनिट्स एटसेट्रा of the investors in electronic form at the request of investor through a registered depository participant. It also provides services related to the transaction securities. तो डिपॉजिटरी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो हमारे सारे शेयर्स, जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के शेयर्स होते हैं, वो चाहे हमारे शेयर्स हो, डिबेंचर्स हो, बॉन्ड्स हो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, म्यूचुअल फंड्स, वो सारे के सारे हमारे डिपॉजिटरी की कस्टडी में रहते हैं। और ये इन्वेस्टर की रिक्वेस्ट के ऊपर होता है, बिकॉज इन्वेस्टर चाहे तो अपनी सिक्योरिटीज और सिक्योरिटीज को अपने फिजिकल फॉर्म में रख सकता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख सकता है। अगर वो इन्वेस्टर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखेगा अपने शेयर्स, डिबेंचर्स, तो वो सारे डिपॉजिटरी के पास रहेंगे थ्रू डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो देखिए, इस एग्जांपल से समझते हैं, हम कोशिश करते हैं समझने का। यहाँ हमारे पास एक कस्टमर है, वो कस्टमर हमारे पास डीमैट अकाउंट खोल देता है। उस डीमैट अकाउंट खोलता है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ में। जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हुए वो हमारे एक तरह से एजेंट हुए डिपॉजिटरी के। दो डिपॉजिटरी है इंडिया में, NSDL और CDSL। तो इन्वेस्टर्स के सिक्योरिटीज, जो भी शेयर्स, डिबेंचर, जो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में है, वो सारे इन्हीं दोनों डिपॉजिटरी की कस्टडी में रह सकते हैं। ये दोनों डिपॉजिटरी जो है वो हुए हमारे डिपॉजिटरी, और इनके जो एजेंट्स हुए वो हुए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, जस्ट लाइक जीरोधा, SBI, HDFC, ICICI, मोतीलाल ओसवाल एंड सो मैनी। तो ये सभी उनके एजेंट्स हो गए, जिनको हम ब्रोकर्स या हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स बोलते हैं। तो हम उन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के साथ डीमैट अकाउंट खोलते हैं, बट जो हमारे शेयर्स रहते हैं वो हमारे सारे जो कस्टडी में रहते हैं वो सिक्योरिटी के लिए NSDL और CDSL के साथ ही में रहते हैं। जो हमारा ब्रोकर होता है या जो हमारा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होता है, वो सिर्फ एक मीडियम होता है हमारे लिए टू मेक द ट्रांजेक्शंस। अदरवाइज हमारे जितने भी सिक्योरिटीज हैं, जो भी हमारे शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, वो सारे NSDL और CDSL, ये जो दो डिपॉजिटरी है इंडिया में, इन्हीं की कस्टडी में रहते हैं। चलते हैं हम सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। व्हाट इज द मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायर्ड फॉर ए डिपॉजिटरी? कि एक डिपॉजिटरी को एस्टेब्लिश करने के लिए उसकी मिनिमम नेटवर्थ की क्या रिक्वायरमेंट होती है, तब वो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मिनिमम नेटवर्थ स्टिपुलेटेड बाय सेबी फॉर ए डिपॉजिटरी इज 100 करोड़। तो किसी भी डिपॉजिटरी का लाइसेंस के लिए उसकी नेटवर्थ को 100 करोड़ का होना मैंडेटरी है। अगर उसके पास 100 करोड़ का नेटवर्थ नहीं है तो वो डिपॉजिटरी का लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सेकंड है हमारा ट्रांसफर फंड्स बिटवीन अकाउंट्स ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ अकाउंट होल्डर। तो बैंक क्या करता है, जब भी अकाउंट होल्डर इंस्ट्रक्शंस देता है तो वो ट्रांसफर करता है बिटवीन अकाउंट्स। वैसे ही डिपॉजिटरी क्या करता है, जब भी डिपॉजिटरी को बीओ से, बीओ मतलब बेनिफिशियली ओनर अकाउंट, तो जो भी हम डीमैट अकाउंट खोलते हैं, तो लेट अस सपोज मेरा कोई डीमैट अकाउंट है, तो मैं वहां इन्वेस्टर या बीओ हो गया, बेनिफिशियल ओनर, तो वो मेरी रिक्वेस्ट के ऊपर डिपॉजिटरी है वो ट्रांसफर करते हैं सिक्योरिटीज का बिटवीन द अकाउंट्स। तो ये बैंक और डिपॉजिटरी में ये सिमिलरिटी हो गई। अब बैंक और क्या करता है, बैंक फैसिलिटेट ट्रांसफर्स विदाउट हैविंग टू हैंडल मनी। तो बैंक क्या करता है, फंड्स वगैरह को ट्रांसफर करता है, फैसिलिटेट करता है विदाउट हैंडलिंग मनी। वैसे डिपॉजिटरी क्या करती है, डिपॉजिटरी उन सिक्योरिटीज या शेयर्स, डिबेंचर्स का कुछ नहीं करती, बट वो हमारी सिक्योरिटीज उनके कस्टडी में रहती है, तो वो उनके मूवमेंट का हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर, इन्वेस्टर्स की रिक्वेस्ट के ऊपर, या इन्वेस्टर्स को यहाँ पर हम बोलते हैं बीओ, बेनिफिशियल बेनिफिशियल ओनर, जिसका डीमैट अकाउंट है उसको हम बोलते हैं बेनिफिशियल ओनर, उसकी रिक्वेस्ट के ऊपर ओनरशिप ट्रांसफर करती है। तो अगर शेयर्स को अगर मुझे कहीं ट्रांसफर करना हो एज ए ओनर, तो वो डिपॉजिटरी वहां हेल्प करती है। बैंक क्या करता है, देखिए, फैसिलिटीज इन सेफ कीपिंग ऑफ मनी। तो जो बैंक होता है वो फैसिलिटेट करता है कि जो भी पैसा रहे वो उसके पास सेफ रहे। वैसे डिपॉजिटरी क्या इंश्योर करती है,
डिपॉजिटरी इंश्योर करती है और फैसिलिटेट करती है कि जितने भी हमारी सिक्योरिटीज है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, शेयर्स, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड यूनिट, जो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जो डिपॉजिटरी की कस्टडी में रहते हैं, वो सेफ्टी के साथ रहें। तो ये दोनों में सिमिलरिटी हो गई, बैंक में और डिपॉजिटरी में। नेक्स्ट है, हु इज ए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या होता है? तो देखिए, डिपॉजिटरी हमने एक्सप्लेन किया, दो है इंडिया में, एनएसडीएल और सीडीएसएल, जिनकी कस्टडी में सारी सिक्योरिटीज रहती है, जैसे शेयर्स, डिबेंचर। अब उनके थ्रू एक जो भी सर्विसेज चाहिए होती हैं, वो किसी भी इन्वेस्टर को या बीओ को, बेनिफिशियल ओनर को एक डीपी के थ्रू मिलती है। तो ए डीपी इज एन एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी। डीपी को हम बोलते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। वो एक डिपॉजिटरी का एजेंट होता है, थ्रू विच इट इंटरफेसेस विद द इन्वेस्टर्स एंड प्रोवाइड डिपॉजिटरी सर्विस। तो जो इन्वेस्टर हुआ, या जिसको हम बेनिफिशियल ओनर भी बोलते हैं, और डिपॉजिटरी के बीच में डीपी एक एजेंट की तरह काम करता है टू फैसिलिटेट द सर्विसेज। देखिए, एक ये एग्जांपल से समझाया गया है। यहाँ एक रजिस्ट्रार है। रजिस्ट्रार वो हुआ जो किसी भी कंपनीज को सिक्योरिटीज वगैरह को जो इश्यू करता है। फिर डिपॉजिटरी हुई एनएसडीएल, सीडीएसएल, जहां पे इन्वेस्टर्स की या बीओ की सारी सिक्योरिटीज है, शेयर्स, डिबेंचर, जहां पर कस्टडी में रहती हैं। फिर स्टॉक एक्सचेंजेस हुए, जहां पे ट्रेड टेक प्लेस करते हैं। क्लियरिंग हाउस हुआ, जहां पे जितने भी ट्रेड्स होते हैं उनके सेटलमेंट्स होते हैं। ब्रोकर हुआ, जिसको हम यहाँ पर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बोलते हैं, ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट हुए। ये बायर हुआ, और यहाँ पर सेलर हुआ। तो सेलर और बायर के बीच में ब्रोकर्स होते हैं, जिनको हम डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बोलते हैं। ये एक तरह से बायर्स या इन्वेस्टर्स या बीओ एंड डिपॉजिटरी, सीडीएसएल जो एनएसडीएल है, उनके बीच के अंदर एक तरह से ये सर्विसेज करने में फैसिलिटेट करता है। तो जो भी हम शेयर्स बाय सेल करते हैं, वो हमारा ब्रोकर उन ऑर्डर को प्लेस करता है एक तरह से स्टॉक एक्सचेंजेस में। स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू जितने भी सेटलमेंट्स होते हैं, वो क्लियरिंग हाउस के थ्रू होते हैं। और जो भी हमारे शेयर्स की कस्टडी होती है, जो भी सिक्योरिटीज होती है, वो सारी कस्टडी होती है दो डिपॉजिटरी के पास। तो वो सारे शेयर्स का मूवमेंट होता है अमंग इन द स्ट्रक्चर। यहाँ पे सेलर है, सेलर ने अपने शेयर्स ब्रोकर को बोला बेचने के लिए। ब्रोकर ने स्टॉक एक्सचेंज में ऑर्डर लगाया। इधर से बायर बायर ने अपने ब्रोकर को बोला खरीदना है, इधर से ब्रोकर ने अपना ऑर्डर लगाया स्टॉक एक्सचेंजेस में। क्लियरिंग हाउस के थ्रू सेटलमेंट हो गया। जो बायर है उसके पास शेयर्स चले गए, जो सेलर है उसके पास फंड्स चले गए। तो यहाँ पर जो ब्रोकर्स हैं, देखिए वहां पे एग्जांपल लिया हुआ है जीरोधा और आईसीआईसीआई डायरेक्ट का। तो इस तरह से पूरा मॉडल काम करता है। इसमें दो तीन तरह से चीजें हो गई। एक हो गया इन्वेस्टर, बीओ, जो बायर और सेलर होता है स्टॉक्स का, सिक्योरिटीज का। फिर हो गया आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जिसके साथ हम अपने डीमैट अकाउंट्स वगैरह खोलते हैं। उसके बाद हो गया डिपॉजिटरी, जहां पे हमारे सारे सिक्योरिटीज रहती है, सारी सिक्योरिटीज की कस्टडी रहती है, एनएसडीएल और सीडीएसएल। इनके साथ में एक पूरा मैकेनिज्म होता है, जहां पर फैसिलिटेशन के लिए रजिस्ट्रार होता है, जो सारे शेयर्स को, सिक्योरिटीज को इशू करता है, उनकी मॉनिटरिंग करता है, कॉर्पोरेट एक्शंस को मॉनिटर करता है, एग्जीक्यूट करता है। स्टॉक एक्सचेंजेस सारे ट्रेड को को फैसिलिटेट करते हैं। और क्लियरिंग हाउस के थ्रू क्लियरिंग के सेटलमेंट्स होते हैं, कि जो भी हम शेयर्स बाय और सेल कर रहे हैं, जो भी फंड्स मूवमेंट है, वो वहां पे उस तरह से मूवमेंट करें। ये पूरा एक स्ट्रक्चर हो गया। तो ये बहुत इजी है इसे समझना, इन डिफरेंस कि डिफरेंस क्या है एक इन्वेस्टर्स बीओ के अंदर, डीपी के अंदर एंड डिपॉजिटरी के बीच में। नेक्स्ट पॉइंट है, हु कैन बी ए डीपी। एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन हो सकता है? तो देखिए, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, फॉरेन बैंक ऑपरेटिंग इन इंडिया विद द अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कोई भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हो सकता है, फॉरेन बैंक जो इंडिया में ऑपरेट करता है वो भी हो सकता है विद द अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो सकती है, कस्टोडियंस हो सकते हैं, स्टॉक ब्रोकर्स हो सकते हैं, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन हो सकती है, क्लियरिंग हाउस हो सकते हैं, एनबीएफसीज एंड रजिस्ट्रार टू एन इशूड शेयर ट्रांसफर एजेंट। तो जो इशू करते हैं सिक्योरिटीज को, उसके रजिस्ट्रार भी हो सकते हैं, बट दे शुड कॉम्प्लाई विद द रिक्वायरमेंट प्रेस्क्राइब बाई सेबी। अगर ये सेबी की रिक्वायरमेंट को कॉम्प्लायंस करते हैं, तो ये सारे के सारे लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ये एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बन सकते हैं। तो जैसे हमने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट डिस्कस किया था, कि ये एजेंट होते हैं और फिर डिपॉजिटरी, जो कि काम करते हैं इन्वेस्टर्स के बीच में और डिपॉजिटरी के बीच में।
Banking service can be availed through a bank branch, whereas depository service can be availed through a DP. तो जो भी बैंकिंग सर्विसेज होती है वो किसी बैंक ब्रांच के थ्रू ले सकते हैं, जबकि कोई सिक्योरिटीज की सर्विसेज होती है, वेयरएज डिपॉजिटरी सर्विसेज जो कि हमारी सिक्योरिटीज, शेयर्स, डिबेंचर है, वो हम सर्विसेज अवेल कर सकते हैं थ्रू ए डीपी, दैट इज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो देखिए इसको भी डायग्राम से समझते हैं। यहाँ हमारे पास इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर्स ने अकाउंट खोला, डीमैट अकाउंट डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ में। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जैसे हमारे एग्जांपल हो गए हमारे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, आईआईएफएल, जितने भी जहां हम डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, शेयर खान, इंडिया सिक्योरिटी, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज एक्सेट्रा। ये कौन कौन हो सकता है, कौन कौन इसके लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है? तो इंडियन बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, स्टॉक ब्रोकर, एनबीएफसीज एंड सो मेनी अदर्स। हु इज एन इशूअर? इशूअर क्या है? तो देखिए इशूअर मींस एन एंटिटी सच एज कॉर्पोरेट और कंपनीज, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन issuing securities which can be held by the depository in electronic format। तो कोई भी कॉर्पोरेटेड कंपनीज, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि सिक्योरिटीज को इशू करती है। अब वो सिक्योरिटीज कौन कौन सी होती है? डिबेंचर्स हो गया, शेयर्स हो गए, म्यूचुअल फंड यूनिट्स हो गया, विच कैन बी हेल्ड बाय द डिपॉजिटरी इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। वो सारा तो इशूअर कोई भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, जो कि इस तरह की सारी सर्विसेज को या सिक्योरिटीज को इशू करती है। तो देखिए इशूअर हुआ, इसने सिक्योरिटीज इशू कर दिया और इन्वेस्टर्स ने उसको बाय कर लिया। व्हाट इज एन आईएसआईएन? देखिए आईएसआईएन एक कंपनी को कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, जो डीमेटेड फॉर्मेट में जिनके शेयर्स होते हैं, उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए नाम होता है, एक तरह से उनके लिए आइडेंटिफिकेशन चीजें होती हैं। आईएसआईएन क्या हुआ? इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो आईएसआईएन नंबर किसी भी स्क्रिप्ट को या सिक्योरिटीज को असाइन कर दिया जाता है, जिसकी हेल्प से वो आईएसआईएन नंबर के साथ में आप उस सिक्योरिटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जैसे आपका मेरा सभी का नाम होता है जस्ट टू आइडेंटिफाई दैट हु इज दैट गाय। तो जैसे हमारी एक आइडेंटिफिकेशन होता है, वैसे जितने भी सिक्योरिटीज होती है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए एक आईएसआईएन नंबर जनरेट होता है, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये 12 डिजिट का होता है, अल्फा न्यूमेरिक आइडेंटिफिकेशन होता है। तो इस सारी सिक्योरिटीज को जो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है उनको इशू किया जाता है, सो दैट उनको आइडेंटिफाई किया जा सके उस आईएसआईएन के थ्रू कि ये किस कंपनी की किस तरह की सिक्योरिटीज है। तो देखिए फॉर एग्जांपल एक आईएसआईएन नंबर है यहाँ पर INE383C01018। तो यहाँ IN का मतलब हुआ इंडिया, ई से मतलब हुआ कि किस तरह की सिक्योरिटीज है, फिर उस पर कुछ अल्फा न्यूमेरिक नंबर हुए, और जो लास्ट डिजिट हुआ वो एक चेक डिजिट होता है, जस्ट टू चेक कि कोई एरर्स ना हो या कोई फोर्ज कंपनीज के शेयर्स ना हो या कोई फोर्ज ना हो या कोई एरर्स ना हो जाए। अब इक्विटी फुली पेड अप, इक्विटी पार्टली पेड अप, इक्विटी विद डिफरेंट वोटिंग एंड डिविडेंड राइट इश्यूड बाय द सेम इशूअर। तो अगर एक ही इशूअर है सिक्योरिटीज का, बट उसमें अलग अलग है, कोई 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 सिक्योरिटीज है वो पार्टली पेड अप है, कोई फुली पेड अप है, कोई डिफरेंशियल वोटिंग राइट के साथ में है, कोई डिफरेंशियल डिविडेंड राइट्स के साथ में है, तो सभी के जो आईएसआईएन नंबर होंगे वो सभी के डिफरेंट होंगे। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट टू कोड्स होते हैं वो कंट्री कोड, तो आईएन का मतलब हुआ इंडिया। उसके बाद जो हमारे सिक्योरिटी स्पेसिफिक कोड है, फिर हमारे पास जो बाकी रेस्ट डिजिट हुए एक्सेप्ट लास्ट वन, तो लास्ट डिजिट को छोड़ देते हैं, तो वो हमारा सिक्योरिटी स्पेसिफिक कोड हुआ। तो कंपनी की कौन सी सिक्योरिटी है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। और जो ए लास्ट जो डिजिट होता है वो चेकिंग डिजिट होता है, जस्ट टू फाइंड एनी काइंड ऑफ एरर और फोर्जरी विद द सिस्टम। इन इंडिया इशूइंग आईएसआईएन, तो इंडिया में जो आईएसआईएन इशू किया जाता है किसी भी सिक्योरिटीज को, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की गई है एक डिपॉजिटरी जो हमारी है, दो ही डिपॉजिटरी है, एनएसडीएल, सीडीएसएल। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आईएसआईएन की कौन इशू करेगा? वो एनएसडीएल इशू करती है। ये सेबी ने एनएसडीएल को ये अथॉरिटी दी हुई है फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। बट अगर कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है तो उसका जो आईएसआईएन अलॉट होगा वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। अदर देन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जितने भी कंपनीज की सिक्योरिटीज होंगी, वो जब भी आईएसआईएन कोड उनके लिए जनरेट किया जाएगा तो वो किया जाएगा एनएसडीएल के थ्रू। बट अगर कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए आईएसआईएन जनरेट करना है तो वो किया जाएगा आरबीआई के थ्रू। द एनएसडीएल वाज एस्टेब्लिश्ड इन अगस्त 1996 अंडर द डिपॉजिटरी एक्ट 1996।
तो डिपॉजिटरी एक्ट आया था 1996 में, NASDL अगस्त 1996 में एस्टेब्लिश हुआ था, और हम किसी भी कंपनी का ISIN कोड वगैरह अगर वेरीफाई करना है तो NSDL की वेबसाइट से कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है, व्हाट इज रीमेटेरियलाइजेशन? रीमेटेरियलाइजेशन जो रिवर्स होता है वो कंप्लीट रिवर्स होता है डीमेट का। रीमेटेरियलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सिक्योरिटीज हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इनटू डीमेट अकाउंट बैक इन द फिजिकल सर्टिफिकेट। मान लीजिए मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में मेरे डीमेट अकाउंट में कोई शेयर्स हैं, और मुझे वो किसी भी रीजन से अगर मैं उनको फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट में कन्वर्ट करता हूँ, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रीमेटेरियलाइजेशन। ये कंप्लीट रिवर्स प्रोसेस हो गया डीमेटेरियलाइजेशन का। डीमेटेरियलाइजेशन हुआ कि फिजिकल सर्टिफिकेट से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का। बट अगर किसी भी रीजन से किसी इन्वेस्टर को चाहिए कि उसको अपने जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के शेयर्स हैं अगर उसको फिजिकल से शेयर्स में कन्वर्ट करना है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रीमेटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट। हु इज एन रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, जिसको हम RTA भी बोलते हैं। एन RTA इज एन एजेंट ऑफ द इशूअर। तो फॉर एग्जांपल एक कंपनी का लेते हैं, लेट अस सपोज इन्फोसिस। अभी इन्फोसिस का जो रजिस्ट्रार है केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड है, तो वो जितने भी सिक्योरिटीज को जो इशू करता है वो ये रजिस्ट्रार इशू करेगा, केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। ये इन्फोसिस का रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट हो गया। ये उनकी सारी सर्विसेज देखेगा, कॉर्पोरेट एक्शंस हुए वो देखेगा, कोई सिक्योरिटीज इशू करनी है, कोई बोनस शेयर्स हैं, कोई स्प्लिटिंग ऑफ शेयर्स है, कोई डिविडेंड्स है, तो वो सारा का सारा जो काम होता है वो RNTA के थ्रू होता है, तो रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। अब देखिए क्या हुआ, RTA एक्ट्स एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन द इशूअर एंड द डिपॉजिटरी। जो RTA हुआ वो एक इंटरमीडियरी हुआ बिटवीन डिपॉजिटरी एंड इशूअर। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ लिया कि इन्फोसिस, और हमारा डिपॉजिटरी हुआ NSDL एंड CDSL, तो ये एक तरह से जो RTA हुआ उनका बीच में इंटरमीडियरी हुआ। वो क्या करता है, प्रोवाइड सर्विस प्रोवाइड करता है, सच एज डीमेटेरियलाइजेशन, रीमेटेरियलाइजेशन, इनिशियल पब्लिक ऑफर, ऑफर फॉर सेल ऑफर एंड कॉर्पोरेट एक्शन। तो ये जो रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट है, ये डिपॉजिटरी के बीच में और इशूअर के बीच में एक इंटरमीडियरी की तरह काम करता है। तो जो भी सपोज मान लीजिए कोई शेयर्स हैं, अभी किसी DP ने आपका अकाउंट है, लेट अस सपोज किसी ICICI सिक्योरिटीज के साथ में आपने कोई अपने शेयर्स दिए कि आपको उसको डीमेट करना है, तो वो आपके DP के पास जाएंगे, आप ICICI सिक्योरिटीज को देंगे, जो DP है उसको RNTA एजेंट्स के पास भेजेगा जो उसका इशूअर है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास शेयर ही है इन्फोसिस के, तो इन्फोसिस के शेयर्स है, आप इन्फोसिस के शेयर्स DRF फॉर्म सबमिट करेंगे अपने DP को, DP आपका ये भेज देगा केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड को, और केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड वो सारे शेयर्स को कैंसिल करने के बाद, फिजिकल शेयर को कैंसिल करने के बाद डिपॉजिटरी को इंस्ट्रक्ट करेगा कि वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रेस्पेक्टिव डीमैट अकाउंट में उतने ही शेयर क्रेडिट कर दे। तो ये RTA का काम होता है, टू एक्ट एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन इशूअर एंड डिपॉजिटरी। हु इज रजिस्टर्ड ओनर ऑफ द सिक्योरिटीज? देखिए, व्हेन सिक्योरिटीज ऑफ कंपनीज आर हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म by an investor, his name is recorded in the books of company as registered owner of securities। तो हम लास्ट के एग्जांपल से लेके चलते हैं। अगर कोई फिजिकल शेयर है, जैसे इन्फोसिस के शेयर है जो हम बात कर रहे थे, मान लीजिए कि मेरे पास 100 शेयर्स हैं, फिजिकल शेयर्स इन्फोसिस के, तो अब उसका रजिस्ट्रार और एजेंट कौन था? उसका जो रजिस्ट्रार और एजेंट था के फिनटेक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। तो जो उनकी बुक्स में होगा वो मेरा नाम होगा एज ए रजिस्टर्ड ओनर ऑफ द सिक्योरिटीज, कि मैं जो सिक्योरिटीज का उसका रजिस्टर्ड ओनर हूं। बट व्हेन दीज फिजिकल शेयर्स आर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, जब वो फिजिकल शेयर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएंगे थ्रू डीमेट अकाउंट और डीमेटेरियलाइजेशन प्रोसेस, तो जो डिपॉजिटरी है, अब डिपॉजिटरी कौन सी है इंडिया में? दो ही डिपॉजिटरी है, NSDL और CDSL। तो जो डिपॉजिटरी है वो रजिस्टर्ड ओनर हो जाएगा इन द बुक्स ऑफ कंपनी। तो कंपनी के बुक्स में रजिस्टर्ड ओनर कौन दिखेगा? डिपॉजिटरी। अगर NSDL तो NSDL और CDSL है तो CDSL। बट जो इन्वेस्टर का नाम है, इन्वेस्टर का जो नाम है वो बुक्स ऑफ कंपनी के अकाउंट से हट जाएगा, तो वो रजिस्टर्ड ओनर नहीं रहेगा। इन्वेस्टर्स रजिस्टर्ड ओनर हो जाएगा जिसकी हमारी कस्टडी के अंदर हमारी सिक्योरिटीज हैं, CDSL और NSDL, और जिसके एक्चुअल शेयर्स हैं उसका नाम आ जाएगा ओनरशिप में, और वहां पे आएगा बेनिफिशियल ओनर। तो देखिए डायग्राम से आप समझ सकते हैं टाइप्स ऑफ ओनरशिप इन द डिपॉजिटरी सिस्टम। ओनरशिप ऑफ सिक्योरिटीज डीमेटेरियलाइज्ड इज बाइफरकेटेड। तो जैसे ही सिक्योरिटीज को आप डीमेट कर लेंगे, आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे,
कंपनी के बुक्स के अंदर जो डिपॉजिटरी होगी एनएसडीएल और सीडीएसएल, वो तो बन जाएगी रजिस्टर्ड ओनर, और जो एक्चुअल इन्वेस्टर्स होंगे वो बन जाएंगे बेनिफिशियल ओनर, क्योंकि अल्टीमेटली उसके जितने भी एक्शंस होंगे, जिसपे भी उसमें एडवांटेज होंगे, जो भी उसमें डिविडेंड आएगा, जो उसमें बोनस आएंगे, वो सारे बेनिफिशियल ओनर ही एंटाइटल्ड होगा। इसलिए जैसे ही शेयर फिजिकल से डीमैट अकाउंट में कन्वर्ट होते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, वैसे ही जो रजिस्टर्ड ओनर होता है वो हो जाता है डिपॉजिटरी, सीडीएसएल और एनएसडीएल, और जो बेनिफिशियल ओनर हो जाता है वो हो जाता है इन्वेस्टर। इसका मतलब हुआ कि जो भी बेनिफिशियल ओनर होगा उसके शेयर्स के जितने भी एडवांटेज बेनिफिट मिलेंगे वो सारे बेनिफिशियल ओनर को मिलेंगे, और वो ही एक्चुअल में एक्चुअल इन्वेस्टर है किसी भी सिक्योरिटीज का। इज इट कंपल्सरी फॉर एवरी इन्वेस्टर्स टू ओपन ए बीओ अकाउंट टू ट्रेड इन ए कैपिटल मार्केट? देखिए, एज पर द अवेलेबल स्टैटिस्टिक्स एट बीएससी एंड एनएससी, अभी आज की डेट में जितने भी 99.9% ऑफ ट्रांजेक्शन्स सब जो भी होती है वो सब डीमेटलाइज्ड मोड में होती है, इवन 100% नाउ हैज स्टार्टेड। Therefore, in view of convenience of trading in dematerialized mode, it is advisable to have beneficial owner account for trading at exchange. अगर आपको कोई भी एक्सचेंजेस में अगर शेयर्स के बारे में, सिक्योरिटीज के लिए ट्रेड करना है, तो आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना ही पड़ेगा जिसमें आपको बेनिफिशियल ओनर हो गए, तो उसी को बोलते हैं बीओ अकाउंट। तो मैं किसी भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ, जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, जीरोधा, ग्रो, इनके साथ अगर कोई भी अकाउंट खोलता हूं तो वो मेरा बेनिफिशियल ओनर अकाउंट हो गया, जो हमारा डीमैट अकाउंट होगा। और अगर मुझे ट्रेड करना है तो मुझे ये अकाउंट मैंडेटरी है। इन 2000 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ओपन एन ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम। तो एनएससी ने ओपन किया था ऑनलाइन ट्रेडिंग सिस्टम। उसके बाद से क्या किया था, सेबी ने, द शेयर्स मार्केट रेगुलेटरी बॉडी, जो कि रेगुलेटरी बॉडी है, अनाउंस दैट आफ्टर 1 अप्रैल 2019, उसके बाद में नो वन विल बी एबल टू बाय फिजिकल शेयर। तो अगर किसी को बाय करना है या सेल करना है या किसी भी शेयर में ट्रेड करना है, तो वो सिर्फ पॉसिबल था आपका 1 अप्रैल 2019 तक। उसके बाद ये सारा, अगर आपको कोई भी ट्रेड करना है तो फिजिकल शेयर में ट्रेड नहीं कर सकते। आपको ट्रेड करना है तो आपको डीमैट अकाउंट, जिसको हम बेनिफिशियल ओनर अकाउंट बोलते हैं, वो मैंडेटरी है। ओपनिंग ए डीमैट अकाउंट, तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू हम डिपॉजिटरी, अगर डिपॉजिटरी की सर्विसेज लेना है तो हमें डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जो कि हमारे ब्रोकर्स वगैरह होते हैं, इनके थ्रू हम डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं। डीमेटलाइजेशन, जो भी हमारे फिजिकल सिक्योरिटीज है उनको अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो वो भी हमारी डिपॉजिटरीज के थ्रू होता है। रीमेटलाइजेशन, अगर हमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज है जो डीमेटेड फॉर्म में सिक्योरिटीज है, अगर उसको हमें फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वो भी डिपॉजिटरी के थ्रू होता है। मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द बेनिफिशियल ओनर इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, जो भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जितनी भी सिक्योरिटीज होती हैं बेनिफिशियल ओनर के अकाउंट में, वो सारा रिकॉर्ड जो मेंटेन करता है वो भी जो डिपॉजिटरी एनएसडीएल सीडीएसएल ही करती है। सेटलमेंट ऑफ ट्रेड, जो भी बाय और सेल के जो ऑर्डर्स होते हैं उनका सेटलमेंट बाय डिलीवरी और रिसिप्ट ऑफ सिक्योरिटीज, तो जो बीओ के अकाउंट में जो भी बायर्स हैं, सेलर्स हैं, उनके जो सेटलमेंट ऑफ ट्रेड है वो भी डिपॉजिटरी के थ्रू हुए, कि अगर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना है, बेचना है, खरीदना है, तो वो सारे सेटलमेंट भी डिपॉजिटरी के थ्रू हुए। सेटलमेंट ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शंस बिटवीन बीओस, अगर दो डीमैट अकाउंट होल्डर्स हैं जिनको हम बीओ बोलते हैं, बेनिफिशियरी ओनर अकाउंट, अगर उनके बीच में कोई ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन हुआ तो उसका भी जो सेटलमेंट होना है वो भी डिपॉजिटरी के थ्रू होना है। क्योंकि हमारी सारे शेयर्स जो डीमेटेड शेयर्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, उन सारे शेयर्स की सिक्योरिटीज जो होती है, हमारी जो कस्टडी होती है, वो डिपॉजिटरी के पास होती है। तो जो भी उन उन शेयर्स का ट्रांजेक्शन है, जो भी ट्रांसफर्स हैं, वो सारा डिपॉजिटरी के थ्रू ही रूट होगा, चाहे वो ऑफ मार्केट है, चाहे वो मार्केट के थ्रू ट्रेड किए गए हैं, चाहे किसी भी तरह का सेटलमेंट है। रिसीविंग इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटीज अलॉटेड बाय द इशूअर, तो जैसे कोई आईपीओ आता है, हम आईपीओ में अप्लाई करते हैं, तो जो आईपीओ में हम शेयर्स अप्लाई करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में जब इसका रिसीविंग क्रेडिट्स मिलते हैं, तो वो भी हमारे पास डिपॉजिटरी के थ्रू ही मिलते हैं डीमैट अकाउंट में। रिसीविंग नॉन कैश कॉर्पोरेट बेनिफिट सच एज अलॉटमेंट ऑफ बोनस, राइट्स इशू, और एनी अदर नॉन कैश कॉर्पोरेट बेनिफिट गिवन बाय द इशूअर, तो जैसे कोई स्प्लिटिंग ऑफ शेयर्स हो गया, बोनस हो गया, राइट शेयर्स हो गए, इस तरह के कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट के अंदर कोई भी सर्विसेज है डीमैट अकाउंट में, वो भी डिपॉजिटरी के थ्रू ही होगा। प्लेजिंग ऑफ डीमेटलाइज्ड सिक्योरिटीज एंड facilitating
लोन अगेंस्ट शेयर्स, तो अगर मुझे किसी शेयर्स के अगेंस्ट में लोन चाहिए तो मुझे उन शेयर्स को प्लेज करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में गिरवी रखना पड़ेगा। तो वो भी डिपॉजिटरी के थ्रू ही होगा, क्योंकि डिपॉजिटरी उन शेयर्स को ब्लॉक करेगा कि वो जिससे मैंने लोन लिया उसके फेवर में वो ब्लॉक रहे। देन फ्रीजिंग ऑफ डीमैट अकाउंट, अगर किसी भी रीजन से, रेगुलेटरी रीजन से, कोई सिक्योरिटी रीजन से कोई भी अगर डीमैट अकाउंट को फ्रीज करना है डेबिट के लिए, क्रेडिट के लिए, कि उसमें कोई ट्रांजेक्शन ही ना हो, तो वो भी डिपॉजिटरी के थ्रू रूट होगा। तो ये सारी सर्विसेज जो होती है वो दीज आर प्रोवाइडेड बाय द डिपॉजिटरी। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अवेलिंग डिपॉजिटरी सर्विसेज? तो देखिए डिपॉजिटरी सर्विसेज के क्या बेनिफिट हैं। अब डिपॉजिटरी सर्विसेज का मतलब हुआ कि हमें कोई भी अपने जो शेयर्स हैं वो डीमैट अकाउंट में रखने हैं या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रखने हैं, तो उसका क्या बेनिफिट है? तो सबसे पहले बेनिफिट है ए सेफ एंड कन्वीनियंट वे टू हेल्ड सिक्योरिटीज। सबसे बड़ा सेफ्टी है कि हमें फिजिकल शेयर्स नहीं रखने, तो चोरी नहीं हो सकते, खराब नहीं हो सकते, म्यूटिलेट नहीं हो सकते, ट्रांजिट में खो नहीं सकते। तो ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का ये फायदा है, अगर फिजिकल शेयर्स रहेंगे तो सब नुकसान हो सकते हैं। इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, तो अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में है बट अगर एक बीओ से, बीओ मतलब वही डीमैट अकाउंट से, बेनिफिशियल ओनर अकाउंट से दूसरे बीओ अकाउंट में अगर ट्रांसफर करना है तो वो इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज पॉसिबल है। फिजिकल शेयर्स में बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। नो स्टैंप ड्यूटी ऑन ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, तो फिजिकल शेयर के अंदर अगर हम ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज करते थे तो बहुत स्टैंप ड्यूटी होती थी, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में है तो कोई स्टैंप ड्यूटी नहीं है। एलिमिनेट ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद द फिजिकल सर्टिफिकेट, जो पहले फिजिकल सर्टिफिकेट के साथ रिस्क होता था, जैसे बैड डिलीवरी, फेक सिक्योरिटीज, थेफ्ट, डिले, वो सारा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आने के बाद ये सारे रिस्क एलिमिनेट हो गए। रिडक्शन इन पेपर वर्क इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज, तो अगर ये सिक्योरिटीज ट्रांसफर करनी है तो पेपर वर्क बहुत रिड्यूस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आप इंस्टेंटली सिक्योरिटीज ट्रांसफर कर सकते हो। अदरवाइज पहले जब फिजिकल शेयर्स होते थे तो अगर आपको उसमें ट्रांसफर करना है तो आपको अपने रजिस्ट्रार को पेपर वर्क के साथ वो सारी सिक्योरिटीज भेजनी पड़ती थी, रजिस्ट्रार उसको चेक करता था, वो सारे ट्रांसफर्स करता था सिक्योरिटीज को, फिर वो आपके पास या जो भी उसके पास नया ट्रांसफरी होता था जिसके पास नए सारे सिक्योरिटीज ट्रांसफर करते थे, उसके पास वो सारा पेपर वर्क होता था, फिर उसके बाद वो शेयर्स पहुंचते थे, तो वो सारा रिडक्शन इन पेपर वर्क हो गया। रिडक्शन इन ट्रांजेक्शन कॉस्ट, तो देखिए पेपर वर्क के साथ बहुत सारा कॉस्ट एसोसिएटेड था, कोरियर, पोस्टेज, स्टैंप ड्यूटी, वो सारा रिडक्शन हुआ। तो उसके बेसिस पे डीमैट अकाउंट में जो डीमैटेड या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज है उसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट रिड्यूस हुआ, ये भी बेनिफिट है। नो ऑड लॉट प्रॉब्लम, इवन वन शेयर कैन बी ट्रेडेड, तो देखिए पहले जब शेयर्स होते थे फिजिकल सर्टिफिकेट में तो पूरे लोट में होते थे, 100 के लोट में, तो वो सारे एक साथ ट्रेड होते थे। अभी आपके सारे जब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हो गए हैं तो फिजिकल सर्टिफिकेट्स में साथ में नहीं है, तो आप इवन एक शेयर भी ट्रेड कर सकते थे जो पहले पॉसिबल नहीं होता था। नॉमिनेशन फैसिलिटी, ये बहुत इजी हो गया कि मान लीजिए आपके पास एक अकाउंट है डीमैट अकाउंट, एक डीपी के पास जैसे जीरोधा के पास, और उसमें आपने 100 शेयर लिए हुए हैं, तो आपने एक ही जगह का नॉमिनी दे दिया अपने डीपी को, तो आपको सारे स्क्रिप्ट आपके सारे शेयर्स में नॉमिनेशन रजिस्टर करना मैंडेटरी नहीं है। अगर कोई भी इन केस ऑफ डेथ वहीं से सारा सेटलमेंट हो सकता है। पहले जो फिजिकल शेयर होते थे, तो अगर आपके पास 100 कंपनीज के शेयर हैं तो आपको 100 कंपनीज के रजिस्ट्रार, RNT जिनको बोलते थे, उनके थ्रू नॉमिनेशन फैसिलिटीज रजिस्टर करनी पड़ती थी। यहाँ पे भी नॉमिनेशन फैसिलिटी बहुत ईजी हो गई है। चेंज इन एड्रेस रिकॉर्डेड विद डीपी गेट्स रजिस्टर्ड विद ऑल कंपनीज इन विच इन्वेस्टर्स होल्ड सिक्योरिटीज इलेक्ट्रॉनिक, तो अगर चेंज ऑफ एड्रेस भी अगर आपका हो गया तो पहले फिजिकल शेयर में अगर आपके पास 100 कंपनीज के शेयर्स हैं तो पहले 100 कंपनीज के रजिस्ट्रार, ट्रांसफर एजेंट्स, उनको कांटेक्ट करना पड़ता था तो चेंज ऑफ एड्रेस अपडेट। अभी आपका अगर डीमैट अकाउंट है और आपके डीमैट अकाउंट में अगर 500 कंपनी के भी शेयर रखे हुए हैं आपने, तो सिर्फ आपको अपने डीमैट अकाउंट में ही एड्रेस चेंज करना है, तो वो ऑटोमेटिकली आपके रिकॉर्ड सब जगह अपडेट हो जाते हैं। यहाँ पे ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। फिर आपका है ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज इज डन बाय डीपी एलिमिनेटिंग द कॉरेस्पॉन्डेंस विद द कंपनीज, तो ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज बोलते हैं किसी डेथ के बाद अगर कोई हमें सिक्योरिटीज में ओनरशिप चेंज करनी है, तो मान लीजिए फादर से सन के नाम पे होने हैं, तो पहले अगर 100 कंपनीज है और उनके 100 कंपनीज के शेयर्स हैं, तो पहले आप देखिए हर कंपनीज को फिजिकल शेयर्स में अगर आपको ट्रांसमिशन प्रोसेस कंप्लीट करना है तो आपको हर कंपनीज के साथ अलग अलग कॉरेस्पॉन्डेंस करना पड़ता था टू अपडेट नॉमिनी, और अगर ये शेयर्स डेथ के बाद अगर लीगल हायर्स के नाम पर करने हैं। अब जब से डीमैट हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में हुए, तो आपको ये प्रोसेस एक ही बार में कर सकते हैं चाहे आपके पास कितनी भी कंपनीज के शेयर हो। इसलिए डीमैट अकाउंट की वजह से, डिपॉजिटरी सर्विसेज की वजह से ये भी बहुत ईजी हो गया है कि डेथ के बाद जो सेटलमेंट करना है वो बहुत ईजी हो गया है। आपको अब हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज को कांटेक्ट नहीं करना, आप डीपी को कांटेक्ट करने के बाद ही ये आप अपना डिपॉजिटरी सर्विसेज के थ्रू ट्रांसमिशन प्रोसेस जो डेथ के बाद
सिक्योरिटीज की ओनरशिप चेंज होती है वो कंप्लीट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक क्रेडिट इनटू डीमैट अकाउंट ऑफ शेयर्स अराइजिंग आउट ऑफ बोनस स्प्लिट कंसोलिडेशन मर्जर। तो जैसे किसी भी कंपनीज ने सिक्योरिटीज में अगर कोई बोनस शेयर्स इशू हुए, कोई स्प्लिट हुए, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर हुआ, मर्जर हुआ, तो वो सारे शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाते हैं। पहले फिजिकल शेयर्स होते थे तो आपको रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट की साइड से फिर ये सारे नए शेयर सर्टिफिकेट्स वगैरह आते थे। अभी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होने की वजह से आपके डीमैट अकाउंट में ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाते हैं। होल्डिंग इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी एंड डेट इंस्ट्रूमेंट इन ए सिंगल अकाउंट। तो देखिए आप एक ही डीमैट अकाउंट के अंदर इक्विटी डेट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सारे एक ही अकाउंट में रख सकते हैं। ये एक डिपॉजिटरी सर्विसेज का बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो ये डिपॉजिटरी सर्विसेज आने के बाद ये बहुत सारा फिजिकल सर्टिफिकेट के अगेंस्ट में बहुत सारी हमारी चीजें आसान हो गई है, बहुत सारी कन्वीनियंस हो गई है। उसी की वजह से ये फिजिकल सर्टिफिकेट्स है वो ऑटोमेटिकली ऑब्सोलीट ही हो गया है और हम जो भी सर्विसेज ले रहे हैं वो सबके सब डीमैट अकाउंट में ले रहे हैं। तो आज की स्लाइड्स में यहीं तक। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके फर्स्ट चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। हम आपके पास इसी तरह की और सीरीज और बाकी चैप्टर्स के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो आपके पास लेके आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे अगेन।